145. रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. What will be the budgeted purchase quantities of component X for the year? Component X एक इनका रॉ मटेरियल है, उसका देखना है कि कितना हमने परचेज करना है उसको. A manufacturing company has budgeted sales next year. इन्होंने सेल्स करनी है नेक्स्ट ईयर 5000 यूनिट्स की ऑफ प्रोडक्ट टी. किसकी सेल्स करनी है इन्होंने? प्रोडक्ट टी की. Okay, 5000 units. Each unit of product T uses 3 units of component X. जो इनका रॉ मटेरियल है उसका नाम है component X, और उसको एक यूनिट T का एक यूनिट बनाने के लिए इनको चाहिए 3 units of X to produce 1 unit of T. तो या 3 kilograms, इसको आप कर लो समझने के लिए, 3 kilograms of X चाहिए to produce 1 unit of T. The company plans to increase inventory levels of finished goods by 200 units at the end of the year. Closing inventory. The company plans to increase inventory levels of finished good. Finished good क्या है? Product T. Product T जो है उसकी closing inventory इनको चाहिए finished good की 200 units साल के end पे. And to increase inventory levels of component X by 400 units. और जो कंपोनेंट X है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए 400 यूनिट्स. ये 200 यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 400 यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री. 200 यूनिट्स जो है ये प्रोडक्ट टी फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और 400 यूनिट्स जो है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके उसकी रॉ मटेरियल की. अब आप ट्राई करें और कैलकुलेट करें कितना कंपोनेंट X उनको बाय करना चाहिए. Sir, option D. Option D, 16,000 units of component X. And Muntaha? Sir, C. C. नहीं, option D जो है ये करेक्ट है. वेरी गुड अक्सा. मुंतहा आप दोबारा अटेम्प्ट कैसे? ओके, मैं सॉल्व करवा देता हूँ. सेल्स हमने टी की करनी है 5000 यूनिट्स. क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें साल के एंड पे चाहिए 200 यूनिट्स, तो ये तो बाय करनी पड़ेगी. टोटल कितने यूनिट्स हमें चाहिए? 5200. हर यूनिट बनाने के लिए हम कितना कंपोनेंट्स यूज करते हैं? 3 यूनिट्स. तो टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट X की ऑफ X? 5200 into 3. टोटल रिक्वायरमेंट है 15600, प्लस हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ X भी चाहिए साल के एंड पे, इसको ऐड कर लेंगे 400 यूनिट्स. टोटल कर लें जो हमने परचेज करना है 16000. सो परचेजेस ऑफ कंपोनेंट X होगा 16000. क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? Yes. अक्सा तो आप तो ठीक किया अक्सा ने. ओके. क्वेश्चन 21. Which of the following is a feature of financial accounting information? बहुत ज्यादती है ये क्वेश्चन भेजना, बट अब भेज दिए तो देख लेते हैं. कौन सा ऑप्शन ठीक है मुंतहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए? ये तो मैंने किया है, फिर क्यों गलत किया है मैंने? ओके, गेस करो कौन सा ठीक है. सर ये C. C. And Aksa, what do you think? Sir, A. A. वैसे ऑप्शन B है. नहीं, B. क्यों? क्योंकि which of the following is a feature of financial accounting information? पहले है A, it is used to calculate cost of a product or service. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? अक्सा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो अभी हमने MA1 में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट नहीं करते. बी, लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर दिस इंफॉर्मेशन. यस, ये हमने पढ़ा भी था कि गैप को फॉलो करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना इज द मस्ट थिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम रिपोर्टिंग किसको करते हैं? मैनेजर्स को, एंड दैट इज नेवर रिक्वायर्ड बाय लॉ. सो बी जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए करेक्ट है. C, it is concerned with future results as well as historic information.
यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ कंसर्न होती है, बट नॉट विद फ्यूचर। फ्यूचर के साथ कौन सी चीज कंसर्न होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट रिजल्ट्स को भी देखती है, प्रेजेंट रिजल्ट्स को भी देखती है और फ्यूचर को भी देखती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे। तो ये सी जो है ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अप्लाई होता है। डी, द बेनिफिट मस्ट एक्सीड द कॉस्ट एंड इट मस्ट बी रेलेवेंट फॉर द पर्पस। अब ये जो है ये डिपेंड करता है, जब हमने इंफॉर्मेशन कॉस्ट बेनिफिशियल तो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, लेकिन हम मैनेजर्स को देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा है और बेनिफिट कम है, तब भी आपने उसको प्रोड्यूस करना है। इवन अगर आपकी इंफॉर्मेशन कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं भी है, तब भी आपने उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोड्यूस करना है, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कॉस्ट बेनिफिशियल होती है। कोई इंफॉर्मेशन अगर कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन अप्लाई होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ए, सी एंड डी अप्लाई होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर विद दिस थिंग? जी सर। अक्सर? यस। ओके। इसके बाद है 7.2, a manufacturing company uses an integrated accounting system. अक्सर integrated accounting system कौन सा होता है? सर मैंने ये चैप्टर अभी तक रिवाइज नहीं किया है। ओके, एंड मुंतहा? जिसमें दोनों साथ होते हैं, जिसमें दोनों साथ इसमें अकाउंट। दोनों होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, दोनों बोथ एट द सेम टाइम होते हैं। सो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम यूज करती है। द प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज $3। OAR या POHR जो है दैट इज $3 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ओके। Production overhead incurred last period was 85,000. Incurred मतलब actual overheads. Actual overheads incurred are $85,000. And direct labor hours worked. Actual activity throughout the year is 27,000 direct labor hours. ये hours है। ये और एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो डॉलर्स में है। ये इंफॉर्मेशन सारी आ गई हमारे पास। What would be the accounting entry to record the under or over absorb of production overheads for the period? पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इस डेटा में जो आपको डेटा अवेलेबल है, पहले तो आप कैलकुलेट करो कि ये अंडर एब्सॉर्ब है या ओवर एब्सॉर्ब है। सर अंडर एब्जॉर्ब्ड है। अंडर एब्सॉर्ब है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? एब्सॉर्ब ओवरहेड्स फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एब्सॉर्ब ओवरहेड्स हैं, POHR है 3 और 27,000 एक्चुअल एक्टिविटी है, तो एब्सॉर्ब ओवरहेड्स आ गए $81,000। एक्चुअल ओवरहेड्स ऑलरेडी गिवन है। एक्चुअल ओवरहेड गिवन है, कितने गिवन है? 85,000। सो एब्सॉर्ब ओवरहेड्स आर लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स, सो ये अंडर एब्सॉर्ब है। कितने से अंडर एब्सॉर्ब है? 85,000 माइनस 81,000, तो ये अंडर एब्सॉर्ब है $4,000 से। अब जब ये तो क्लियर हो गया कि अंडर एब्सॉर्ब की एंट्री होगी। अब यहां पर ना 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसकी एडजस्टमेंट क्या होती थी? जब अंडर एब्सॉर्ब ओवरहेड्स होते हैं तो उसकी एडजस्टमेंट हम करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या इनकम स्टेटमेंट में। क्या एडजस्टमेंट होती है मुंतहा उसकी इनकम स्टेटमेंट में? जब अंडर एब्सॉर्ब आएगा तो कोई एडजस्टमेंट तो करेंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो क्या करेंगे? हाँ वेट डेबिट नहीं, आपने वो सिखाया था ना कि प्रॉफिट इंक्रीज। जी वही वाला, वो तो इम्पैक्ट है ना, प्रॉफिट इंक्रीज डिक्रीज। एडजस्टमेंट तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में होती है। तो जब अंडर एब्सॉर्ब होगा तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे? पता नहीं अक्सर? पता नहीं सर। ओके, यहाँ पर अंडर एब्सॉर्ब है 4,000। इसका मतलब क्या है कि रिकॉर्डेड एक्सपेंस है 81,000, एक्चुअली में हमने ज्यादा पे किया है 85,000। एक्चुअल पे हुआ है 85,000, रिकॉर्ड हुआ है 81,000, तो एक्सपेंस को हमने इंक्रीज करना है।
सो आप क्या करेंगे, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सेल्स या एक्सपेंस को आप इंक्रीज करेंगे। जब एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट क्या होगी, डेबिट होगी। एक तो ये हो गया पॉइंट। दूसरा बना लेते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट, कि आपको ना सही से आइडिया हो जाए। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट नहीं बना, हुआ क्लिक। ये एडजस्टमेंट क्लियर नहीं हुई? नो सर। ओके, आपने एक्चुअल ओवरहेड्स कितने पे किए कैश में, 85,000। रिकॉर्ड कितने किए एब्जॉर्ब ओवरहेड्स, 81,000। रिकॉर्ड किए 81,000, एक्चुअल में पे किए ज्यादा 85,000। तो अगर रिकॉर्ड आपने 81 किया तो रिकॉर्ड को भी क्या करोगे, ज्यादा कर लोगे। कितने से ज्यादा कर लोगे, 4,000 से। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड भी आपके 85,000 हो जाएंगे, एक्चुअल ओवरहेड से मैच अप हो जाएंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे, एक्सपेंस को इनकम स्टेटमेंट में इंक्रीज कर लेंगे। जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा इनकम स्टेटमेंट में तो मतलब इनकम स्टेटमेंट आपकी डेबिट होगी। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? यस अक्सर आपको क्लियर है ये? जी। जी। और जब एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे अंडर एब्जॉर्ब की वजह से तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा मुंतहा, से कम हो जाएगा। प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बना लेते हैं। ओके, ये आपका हो गया प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट। एक्चुअल ओवरहेड्स किस साइड पे आते हैं अक्सर, क्रेडिट। नहीं, एक्चुअल डेबिट। ओवरहेड हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जब आप एक्चुअली पे करते हो ना तो प्रोडक्शन ओवरहेड डिपार्टमेंट में आप उसको रिसीव कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमेशा आएंगे डेबिट साइड पे। एब्जॉर्ब ओवरहेड कब आते हैं, जब ओवरहेड आपको रिसीव हो जाते हैं, उसको आप यूज करते हो WIP, तो वो क्रेडिट हो जाते हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में और जाके डेबिट हो जाते हैं WIP अकाउंट या वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। तो एब्जॉर्ब ओवरहेड आते हैं क्रेडिट साइड पे और ये आते हैं 85,000 एक्चुअल ओवरहेड डेबिट साइड पे। ये क्लियर है दोनों को? यहां तक क्लियर है जी। जी मुंतहा? सर। ओके। अब अंडर एब्जॉर्ब किस तरफ आएंगे टी अकाउंट में, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे मुंतहा? सर अंडर डेबिट साइड, नहीं डेबिट क्रेडिट साइड साइड। पे, क्रेडिट साइड पे एक चूज कर लो दोनों में से। हाँ जी, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे क्यों क्रेडिट साइड पे आएंगे, क्योंकि डेबिट साइड पे तो ऑलरेडी हमारे पास टोटल बैलेंस आ रहा है 85,000, टी अकाउंट ऑलरेडी बिगर है। क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ रहा है 81,000। तो क्रेडिट साइड जब शॉर्ट है तो ऑब्वियसली ये क्रेडिट साइड पे आएगा। 4,000 से आप ये भी ऐड कर लो अंडर एब्जॉर्ब। 81,000 है एब्जॉर्ब ओवरहेड्स और 85,000 एक्चुअल हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड के। तो अंडर एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड के किस साइड पे आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री क्या बन जाएगी इस अंडर एब्जॉर्ब को रिकॉर्ड करने की, इनकम स्टेटमेंट डेबिट करेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज करेंगे कितने से, 4,000 से, और प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट जो है इसको क्रेडिट करेंगे कितने से, 4,000 से। तो ये डबल एंट्री हो जाएगी जब अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड्स आएंगे। ये मैंने आपको क्लास में भी ऐसे ही कराया था बिल्कुल टी अकाउंट्स के साथ। यहाँ अब क्या ऑप्शन ठीक है मुंतहा? ए सही होगा ना सर? ए। एंड अक्सर व्हाट डू यू थिंक? सर ए। A, yes, option A is the correct one. Income statement debit, production overhead account credit with 4,000. ये एंट्री करनी होती है जब अंडर एब्जॉर्ब होता है। जब ओवर एब्जॉर्ब होगा टोटली ऑपोजिट। यहां मैं लिख देता हूं, अंडर एब्जॉर्ब की ये एंट्री है, ओवर एब्जॉर्ब की क्या होगी, इसके ऑपोजिट। ऑपोजिट मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट उसमें डेबिट हो जाएगा, इनकम स्टेटमेंट उसमें क्रेडिट हो जाएगी,
विद द सेम अमाउंट या जो भी अमाउंट होगा। तो अंडर एब्जॉर्ब की ये एंट्री हो जाएगी। अब मैंने आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करके दी, बल्कि मैंने आपको वर्किंग बताई है कि एंट्री कैसे डिटरमिन करें। क्लियर विद दिस थिंग?